दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं गुड टू ग्रेट बाय जेम्स सी कॉलिंस बुक के बारे में। लीडरशिप की दुनिया में अगर सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझना है तो वो है लेवल 5 लीडरशिप। ये टर्म जिम कॉलिंस ने अपनी किताब गुड टू ग्रेट में दिया था। उन्होंने बेहद सारी कंपनियों का अध्ययन किया और पाया कि जो कंपनियां सच में गुड से ग्रेट बनी उनके पीछे एक खास टाइप के लीडर्स थे। ये लीडर्स नॉर्मल बॉस की तरह सिर्फ आदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि वो हम्बल भी थे और डिटरमिन्ड भी। यानी उनमें पर्सनल ह्यूमिलिटी और प्रोफेशनल विल दोनों क्वालिटीज़ एक साथ मौजूद थीं और यही मिक्सचर उन्हें लेवल 5 लीडर्स बनाता है। अब सोचो, नॉर्मली जब हम किसी लीडर की इमेज इमेजिन करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक कॉन्फिडेंट इंसान, बोल्ड पर्सनैलिटी जिसके बारे में सब जानते हो, मीडिया में हमेशा दिखता हो, स्पीचेस देता हो और अपने अचीवमेंट्स की बातें करता हो। लेकिन कॉलिंस ने जो रिसर्च की उसमें एक ट्विस्ट निकला। उन्होंने देखा कि सबसे सक्सेसफुल और लॉन्ग लास्टिंग कंपनीज के लीडर्स वो नहीं थे जो स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते थे, बल्कि वो थे जो शांत, हम्बल और अपने ईगो से ऊपर उठे हुए थे। लेवल 5 लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। मतलब ये लोग अपने पर्सनल फेम या नाम के पीछे नहीं भागते। अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है तो क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं, अपनी टीम, एम्प्लॉयज़, लक या इवन एक्सटर्नल सिचुएशंस को। लेकिन अगर कंपनी में प्रॉब्लम आती है तो ब्लेम खुद ले लेते हैं। ये बिहेवियर बहुत रेयर होता है क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स अच्छे समय में खुद को हीरो दिखाना चाहते हैं और बुरे समय में दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं। लेकिन लेवल 5 लीडर्स इसके बिल्कुल उलट होते हैं। अब सिर्फ हम्बल होना काफ़ी नहीं है। अगर लीडर में सिर्फ ह्यूमिलिटी हो तो वो शायद दूसरों के हाथों पपेट बन जाए। इसलिए लेवल 5 लीडर की दूसरी खास क्वालिटी है फियर्स प्रोफेशनल विल, यानी एक अडिग डिटर्मिनेशन और कंपनी को ग्रेट बनाने का स्ट्रॉन्ग इरादा। ये लोग अपनी पर्सनल कंफर्ट या शॉर्ट टर्म सक्सेस को छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस के लिए काम करते हैं। इनका फोकस हमेशा कंपनी की ग्रोथ पर रहता है, ना कि पीरियडिकल प्रमोशन पर। एक्सप्लेन से समझो। मान लो एक क्रिकेट टीम है। नॉर्मल लीडर शायद खुद सबसे ज़्यादा रन्स बनाना चाहता हो, स्पॉटलाइट में रहना चाहता हो, लेकिन एक लेवल 5 लीडर वाला कैप्टन अपनी बैटिंग के रिकॉर्ड से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देगा कि पूरी टीम मैच जीते। अगर ज़रूरत पड़े तो खुद कम शाइन करेगा, लेकिन दूसरों को पुश करेगा ताकि टीम जीत सके। और अगर हार हुई तो मीडिया के सामने कहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी थी। यही डिफरेंस BFNS। जिम कॉलिंस ने अपने रिसर्च में देखा कि जब लेवल 5 लीडर्स वाली कंपनीज ग्रो करती हैं तो वो ग्रोथ सस्टेन भी होती है। यानी कंपनी सिर्फ 1-2 साल तक चमक कर गायब नहीं होती, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी स्ट्रांग रहती है। दूसरी तरफ जो लीडर्स सिर्फ कैरिज्मेटिक और ईगो ड्रिवन होते हैं, उनकी कंपनी शॉर्ट टर्म में तो बहुत शाइन करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाती। अब सवाल आता है, ये क्वालिटीज़ कैसे डेवलप होती हैं? ह्यूमिलिटी डेवलप करना आसान नहीं होता क्योंकि इंसान के अंदर ईगो बहुत नेचुरल होता है। लेकिन एक लेवल 5 लीडर अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीखता है। वो खुद को हमेशा कंपनी से छोटा मानता है। उसके लिए खुद का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इम्पॉर्टेंट होती है। और प्रोफेशनल विल के लिए वो क्लियर विजन और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन अडॉप्ट करता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि लेवल 5 लीडर्स बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक या ग्लैमरस नहीं होते। अक्सर वो सिंपल लाइफ जीते हैं। कॉलिंस ने अपने स्टडी में कई ऐसे लीडर्स का एग्जाम्पल दिया जो अपने घर में सिंपल रहते थे। फैंसी लाइफस्टाइल नहीं था, लेकिन उनकी कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। मतलब उनकी ग्रेटनेस उनके पर्सनल स्टाइल या दिखावे में नहीं, बल्कि उनके काम और डिसीजंस में थी। अब सोचो, ऐसा लीडर एम्प्लॉयज़ पर क्या इफेक्ट डालता होगा? जब एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि उनका बॉस सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि कंपनी और टीम के लिए जेन्युइनली केयर करता है, तो उनका रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके एफर्ट्स का क्रेडिट मिलेगा और गलती होने पर बॉस उनको बचाएगा। इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर बदल जाती है। लेवल 5 लीडरशिप का एक और बड़ा पहलू है सक्सेशन प्लानिंग। ये लीडर्स अपनी रिटायरमेंट या एग्जिट से पहले इंश्योर करते हैं कि उनके बाद भी कंपनी ग्रो करे। ईगो ड्रिवन लीडर्स अक्सर चाहते हैं कि उनके बाद कंपनी गिर जाए ताकि लोग कहें कि देखो, वो लीडर ही मेन था। लेकिन लेवल 5 लीडर्स चाहते हैं कि उनके बाद भी कंपनी स्ट्रांग रहे। इसलिए वो ऐसे सिस्टम्स और फ्यूचर लीडर्स तैयार करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते रहें। अब अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में सोचें तो हर इंसान अपने लेवल का
लीडर होता है, चाहे वो फैमिली में हो, क्लासरूम में, बिजनेस में या ऑफिस में, तो लेवल 5 लीडरशिप सिर्फ CEOs के लिए ही नहीं है, ये हम सबके लिए सीखने वाली चीज़ है। ह्यूमिलिटी और विल का बैलेंस अगर हम अपनी लाइफ में लाते हैं तो हम भी ग्रेट बन सकते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब है अपने अचीवमेंट्स पर ओवर प्राउड ना होना, दूसरों को क्रेडिट देना और खुद को हमेशा सीखने के मोड में रखना। प्रोफेशनल विल का मतलब है क्लियर गोल सेट करना और उन्हें अचीव करने के लिए डिसिप्लिन्ड रहना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इमेजिन करो अगर ये दोनों क्वालिटीज़ कंबाइन हो जाएं तो किसी भी इंसान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। कॉलिंस ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग नेचुरली लेवल 5 लीडर नहीं होते, लेकिन टाइम और एक्सपीरियंस से ये क्वालिटीज़ डेवलप की जा सकती हैं। ह्यूमिलिटी डेवलप करने के लिए ग्रेटफुल प्रैक्टिस करना बहुत हेल्पफुल होता है और विल डेवलप करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और विजन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम्बल होना मतलब वीक होना, लेकिन लेवल 5 लीडरशिप ये साबित करती है कि सबसे पावरफुल लीडरशिप वही है जिसमें ह्यूमिलिटी हो, बिकॉज ह्यूमिलिटी आपको ग्राउंडेड रखती है और विल पावर आपको आगे ले जाती है। अगर सिर्फ विल पावर होगी तो आप इगोइस्टिक हो जाओगे और अगर सिर्फ ह्यूमिलिटी होगी तो आप पैसिव बन जाओगे। ग्रेटनेस तब आती है जब दोनों बैलेंस में हो। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो लेवल 5 लीडर वो होता है जो सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को देता है, फेलियर का ब्लेम खुद लेता है, पर्सनल फेम के पीछे नहीं भागता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेट बनाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करता है। वो अंदर से हम्बल और बाहर से आयरन विल्ड होता है। आखिरकार यही लीडर्स हिस्ट्री बनाते हैं, क्योंकि उनकी लीडरशिप किसी टेम्पोरेरी फेम पर नहीं बल्कि परमानेंट इम्पैक्ट पर आधारित होती है। वो ऐसे सिस्टम्स, कल्चर्स और पीपल क्रिएट करते हैं जो उनकी एब्सेंस में भी ग्रो करते रहते हैं। यही कारण है कि कॉलिंस ने कहा, गुड टू ग्रेट कंपनीज डोंट हैपन विदाउट लेवल 5 लीडर्स। ये कॉन्सेप्ट पढ़कर हमें एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपनी लाइफ में लेवल 5 लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपने ईगो से ऊपर उठकर दूसरों को क्रेडिट देते हैं? क्या हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या टीम की लंबी अवधि की सफलता के लिए कठिन निर्णय लेने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो हम भी स्लोली लेवल 5 लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगली बार जब आप लीडरशिप सोचो तो याद रखना, ग्रेटनेस सिर्फ कॉन्फिडेंस या बोल्डनेस से नहीं आती बल्कि ह्यूमिलिटी और डिटर्मिनेशन के रेयर कॉम्बिनेशन से आती है। यही है लेवल 5 लीडरशिप का असली मैजिक। जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट किताब का दूसरा प्रिंसिपल बहुत इंटरेस्टिंग है, फिरस्त, फिर क्या। इसको सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो कॉलिंस कहते हैं कि किसी भी कंपनी को ग्रेट बनाना है तो सबसे पहले सही लोग चुनो। मतलब पहले डिसाइड करो कि बस पर कौन बैठेगा, फिर ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि बस कहाँ जाएगी। यहाँ बस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है और लोग यानी एम्प्लॉयज़, टीम मेंबर्स, लीडर्स वो पैसेंजर्स हैं। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, विजन सेट करो, फिर उसके हिसाब से टीम तैयार करो, लेकिन कॉलिंस ने उल्टा कहा, पहले राइट पीपल चुनो, फिर स्ट्रैटेजी अपने आप सही डायरेक्शन में चलने लगेगी। क्योंकि अगर गलत लोग बस पर बैठे होंगे तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एग्जीक्यूशन खराब होगा। और अगर सही लोग बस पर हैं तो भले शुरुआत में डेस्टिनेशन क्लियर ना हो, वो लोग मिलकर सही रास्ता ढूंढ लेंगे। अब सोचो, लाइफ में भी ये कितना ट्रू है। मान लो आपके पास एक क्रिकेट टीम है, अगर प्लेयर्स गलत चुन ली, मतलब सेल्फिश, लेजी या अनडिसिप्लिन्ड लोग ले आए, तो चाहे कोच की स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग हो, टीम कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपके पास सही प्लेयर्स हैं जिनमें डिसिप्लिन, पैशन और टीम वर्क है, तो वो कोच के साथ मिलकर प्लान बना लेंगे और जीत की तरफ बढ़ेंगे। यही फिलॉसफी कंपनीज पर भी अप्लाई होती है। कॉलिंस ने अपनी रिसर्च में देखा कि गुड टू ग्रेट कंपनीज ने हायरिंग प्रोसेस और पीपल सिलेक्शन को बहुत सीरियस ले लिया। उनका फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं था कि कितने लोग चाहिए, बल्कि इस बात पर था कि कौन लोग चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये कंपनीज जल्दी में हायर नहीं करती थी, वो पेशेंटली वेट करती थी जब तक राइट पर्सन ना मिले, क्योंकि उन्हें पता था कि रॉन्ग पर्सन को ऑनबोर्ड करना लेटर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। एक और ख़ास पॉइंट ये है कि सही लोग चुनना मतलब सिर्फ स्किल्स देखना नहीं है। कई बार स्किलफुल लोग भी रॉन्ग फिट हो सकते हैं अगर उनके वैल्यूज़ या एटीट्यूड कंपनी कल्चर से मैच नहीं करते। कॉलिंस कहते हैं कि स्किल्स तो सिखाई जा सकती हैं,
लेकिन कैरेक्टर और वैल्यूज़ बदलना मुश्किल है। इसलिए ग्रेट कंपनीज पहले कैरेक्टर और वैल्यूज़ पर ध्यान देती हैं। मान लो आपके पास एक बस है और आपको लंबी यात्रा करनी है। अगर उसमें ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें टीम वर्क करना आता है, जो डिसिप्लिन में रहते हैं और जिनका एटीट्यूड शानदार है, पॉजिटिव है, तो आप जर्नी एंजॉय भी करोगे और मंजिल पर पहुंच भी जाओगे। लेकिन अगर गलत लोग बैठ गए जो हर वक्त फाइट करें, ब्लेम डालें, कंप्लेन करें, तो जर्नी खराब भी होगी और शायद आप डेस्टिनेशन तक पहुंच भी ना पाओ। यही रियल लाइफ और बिजनेस में होता है। कॉलिंस ने यह भी कहा कि सही लोग ऑन बोर्ड होने का एक और लाभ है, आपको प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही लोग खुद प्रेरित रहते हैं। उनका जुनून, उनका व्यवहार उन्हें प्रेरित करता है। लीडर को बार बार पुश करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, अगर गलत लोग ऑन बोर्ड हैं तो लीडर को हर वक्त उन्हें ड्रैग करना पड़ेगा, जो बहुत ड्रेनिंग होता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस पर नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। सोचो आप किस तरह के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। अगर आपके आसपास पॉजिटिव, हार्ड वर्किंग और विजन वाले लोग हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ माइंडसेट स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव, लेजी और कंप्लेन करने वाले लोगों के बीच हो तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। इसलिए हमारी पर्सनल बस पर कौन बैठे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है, वंस सही लोग मिल जाएं फिर व्हाट डिसाइड करना आसान हो जाता है। यानी वंस टीम स्ट्रांग है तो वो मिलकर स्ट्रैटेजी, गोल्स और विजन बना लेगी। और अगर कभी एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, मार्केट शिफ्ट हो जाए या चैलेंज आ जाए तो सही लोग अडेप्ट कर लेंगे। रॉन्ग पीपल अडेप्ट नहीं कर पाते। कॉलिंस ने लिखा कि कंपनीज जिनके पास राइट पीपल थे उन्होंने बैड टाइम्स में भी सर्वाइव किया और बाद में ग्रो किया। एग्जाम्पल से समझो, अगर आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो और आपके पास स्मार्ट और कमिटेड लोग हैं तो भले इनिशियल आइडिया फेल हो जाए, वो लोग नया आइडिया लेकर फिर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर टीम वीक है तो एक बार फेल होने के बाद सब डिमोटिवेटेड हो जाएंगे और कंपनी बंद हो जाएगी। एक और बात कॉलिंस ने कही, जब राइट लोग बस पर होते हैं तो हायरार्की और टाइट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। रॉन्ग लोग हों तो रूल्स और मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ती है, लेकिन राइट लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये एक स्वस्थ संस्कृति बनाता है। कॉलिंस ने अपनी किताब में एक अवधारणा और बताई, जब संदेह हो तो नियुक्ति न करें, देखभाल करते रहें। यानी अगर आपको सही पर्सन नहीं मिल रहा तो जल्दीबाजी में गलत पर्सन को हायर मत करो, वेट करो। और दूसरा प्रिंसिपल, व्हेन यू नो यू नीड टू मेक अ पीपल चेंज, एक्ट। यानी अगर आपको पता है कि कोई रॉन्ग पर्सन बस पर बैठ गया है तो जल्दी डिसीजन लो और उसे बदलो। डिले करने से सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ती है। अब इसे हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में अप्लाई करें। मान लो आपकी दोस्ती या पार्टनरशिप किसी ऐसे इंसान से है जो हर वक्त नेगेटिव है, आपका कॉन्फिडेंस गिराता है या कभी सपोर्ट नहीं करता, तो वो आपकी बस का गलत यात्री है। ऐसे में या तो उसे बदलो या बस से उतरने दो, वरना वो आपकी पूरी यात्रा खराब कर देगा। हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि कौन उनके साथ है। स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट, सर्विस, ये सब बाद में आते हैं, क्योंकि अगर राइट लोग मिल जाएं तो वो किसी भी स्ट्रैटेजी को सफल बना सकते हैं। रॉन्ग लोग मिल गए तो स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी वर्ल्ड क्लास क्यों ना हो, फेल हो जाएगी। इस प्रिंसिपल का एक और डायमेंशन है सक्सेशन। अगर राइट लोग बस पर हैं तो लीडरशिप चेंज भी स्मूथ होता है, लेकिन अगर रॉन्ग लोग हैं तो लीडरशिप चेंज होते ही कंपनी कोलैप्स कर जाती है। यही रीज़न है कि कॉलिंस ने कहा, लोग आपका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है, द राइट पीपल आर। तो अगर सिंपल शब्दों में समझें तो फर्स्ट हु देन व्हाट का मतलब है, पहले टीम बनाओ फिर डायरेक्शन डिसाइड करो। सही लोग किसी भी जर्नी को आसान और सक्सेसफुल बना सकते हैं। गलत लोग सबसे आसान जर्नी को भी मुश्किल और फेलियर में बदल देते हैं। इस फिलॉसफी को अपनाना हर फील्ड में ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस हो, फैमिली हो, स्पोर्ट्स हो या फ्रेंडशिप्स। आपको अपनी बस को केयरफुली भरना है, क्योंकि ज़िंदगी की जर्नी में आप किसके साथ बैठे हो ये अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पहुँचोगे। कॉलिंस का ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि सक्सेस का असली सीक्रेट सिर्फ आइडियाज़ या स्ट्रैटेजीज़ में नहीं, बल्कि राइट पीपल में है। सही लोग राइट डिसीजंस अपने आप लाते हैं और गलत लोग सबसे ब्रिलियंट डिसीजन को भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी बड़ी जर्नी शुरू कर रहे हो, पहले सोचो आपकी बस पर कौन बैठेगा। जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट का तीसरा प्रिंसिपल है कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स। इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब है, अगर आपको ग्रेट बनना है
तो सबसे पहले रियलिटी को फेस करना सीखो, चाहे वो रियलिटी कितनी भी हार्श, पेनफुल या अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स वही होते हैं जो अपनी आंखें बंद करके पॉजिटिव सोच का दिखावा नहीं करते, बल्कि ग्राउंड रियलिटी को स्वीकारते हैं। लेकिन साथ ही वो ये फेथ कभी नहीं खोते कि आखिरकार वो जीतेंगे और सफल होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग ब्रूटल फैक्ट्स फेस करने से डरते हैं। इमेजिन करो, अगर किसी कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है तो बहुत से लीडर्स मीटिंग में बोलेंगे, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, हम मार्केट लीडर बनेंगे। लेकिन अगर वो कभी ये एनालाइज ही नहीं करेंगे कि लॉस क्यों हो रहा है, कौन सी गलती है, कौन सा सिस्टम फेल हो रहा है, तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा। यही गलती बहुत सी कंपनीज करती हैं। वो सिर्फ होप पर टिके रहते हैं और अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। कॉलिंस ने अपनी रिसर्च में पाया कि गुड टू ग्रेट कंपनीज ब्रूटल फैक्ट्स को इग्नोर नहीं करती। वो जितनी भी पेनफुल रियलिटीज़ हों उन्हें ओपनली डिस्कस करती हैं। अगर सेल्स डाउन है तो ओपनली मानती हैं कि सेल्स डाउन है। अगर प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो गया है तो ओपनली मानती हैं कि फेल हो गया है। लेकिन साथ ही ये कंपनीज कभी होप लूज़ नहीं करती। वो कहते हैं, हाँ अभी सिचुएशन ख़राब है लेकिन हम अल्टीमेटली जीतेंगे। यही बैलेंस उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये कॉन्सेप्ट एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। वर्ल्ड वॉर II में US नेवी ऑफिसर एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल को वियतनाम वॉर के दौरान एनिमी कैंप में 8 साल तक कैद रखा गया। उन्हें बार बार टॉर्चर किया गया। बाद में उनसे पूछा गया कि इतने साल सरवाइव कैसे किया, तो उन्होंने कहा, मैं कभी भी कहानी के अंत में विश्वास खो नहीं पाया। I never doubted not only that I would get out, but also that I would prevail and turn the experience into the defining event of my life. लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो लोग अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म में जीते थे, जैसे कहते थे क्रिसमस तक हम बाहर होंगे या ईस्टर तक हम फ्री होंगे, वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि जब बार बार उनकी उम्मीद टूटती रही तो वो मेंटली टूट गए। स्टॉकडेल ने कहा कि सरवाइव करने का सीक्रेट है ब्रूटल फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना और साथ ही फेथ बनाए रखना। कॉलिंस ने इसी को स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहा, और यही चीज़ कॉन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स प्रिंसिपल की जड़ है। मतलब रियलिटी कितनी भी हार्श क्यों ना हो, उसे इग्नोर मत करो। हाँ, फेथ रखो कि एंड में सब ठीक होगा, लेकिन बीच की जर्नी में आंखें खोलकर सच्चाई देखो। अब सोचो, अगर कोई कंपनी ब्रूटल फैक्ट्स फेस नहीं करती तो क्या होता है। मान लो एक टेलीकॉम कंपनी है जो मार्केट में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। उसके लीडर्स अगर कहते हैं हमारी ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, लोग हमें छोड़ नहीं सकते, तो ये सेल्फ डिसेप्शन है। मार्केट रियलिटी ये है कि लोग नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। अगर लीडर्स ने ये ब्रूटल फैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है और तुरंत इन्वेस्ट करके सुधार किया, तो वो बच भी सकते हैं और ग्रो भी। ये प्रिंसिपल हमारी पर्सनल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। कई बार हम खुद से ऑनेस्टी नहीं रखते। मान लो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है लेकिन हम दिन भर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ब्रूटल फैक्ट ये है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट ख़राब आएगा, लेकिन हम खुद से कहते रहते हैं लास्ट मोमेंट पढ़ लूँगा, हो जाएगा। यही सेल्फ डिसेप्शन है। इम्प्रूवमेंट तभी पॉसिबल है जब हम ब्रूटल फैक्ट एक्सेप्ट करें, हाँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तुरंत बदलना होगा। कॉलिंस कहते हैं कि ब्रूटल फैक्ट्स फेस करने के लिए एक कल्चर बनाना पड़ता है जहाँ लोग फ्रीली ट्रूथ बोल सकें। कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा कल्चर नहीं होता। एम्प्लॉयज़ सच बोलने से डरते हैं क्योंकि बॉस को बुरा लग जाएगा, और लीडर्स भी सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। इसका रिजल्ट होता है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स छुप जाती हैं और बाद में ब्लास्ट करती हैं। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा कल्चर बनाती हैं जिसमें कोई भी एम्प्लॉई ओपनली ट्रूथ बोल सके। फॉर एग्जाम्पल, कॉलिंस ने अपनी रिसर्च में देखा कि गुड टू ग्रेट कंपनीज रेगुलर ऑटोप्सी विदाउट ब्लेम सेशंस करती थी। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसे ओपनली एनालाइज किया जाता था, गलती कहाँ हुई, सिस्टम में क्या लूप होल है, लेकिन ब्लेम किसी इंडिविजुअल पर नहीं डाला जाता था। इससे लोग ओपन रहते थे और फैक्ट्स छुपाते नहीं थे। ब्रूटल फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना पेनफुल होता है, लेकिन यही ग्रोथ का पहला स्टेप है। अगर किसी इंसान को बीमारी है और वो डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट ही नहीं कराता क्योंकि उसे सच्चाई सुनने का डर है, तो बीमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वो टेस्ट करे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कराए, हार्श रियलिटी सुने और ट्रीटमेंट शुरू करे तो चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाए। कंपनी और लाइफ में भी यही लॉजिक है। कॉलिंस ने कहा कि लीडर्स को मिरर की तरह होना चाहिए। जब प्रॉब्लम आए तो पहले खुद देखो और मानो कि कुछ गलत हुआ है,
और विंडो की तरह होना चाहिए। जब सक्सेस मिले तो बाहर देखो और क्रेडिट दूसरों को दो। ब्रूटल फैक्ट्स फेस करने के लिए लीडर का ईगो बहुत लो होना चाहिए। ईगोइस्टिक लीडर हार्श ट्रूथ्स सुनना ही नहीं चाहता, लेकिन हम्बल लीडर हमेशा ट्रूथ को प्रायोरिटी देता है। एक और बात, ब्रूटल फैक्ट्स फेस करने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त नेगेटिव रहना है। इसका मतलब है क्लियर आइड रियलिज्म प्लस अनशेकेबल फेथ। मतलब ग्राउंड रियलिटी को साफ साफ देखो, लेकिन अपने फाइनल विजन में विश्वास बनाए रखो। यही स्टॉकडेल पैराडॉक्स है। अगर आप सिर्फ रियलिटी देखोगे और फेथ खो दोगे तो होपलेस हो जाओगे। अगर सिर्फ फेथ रखोगे और रियलिटी इग्नोर करोगे तो फैंटेसी में जीते रहोगे। बैलेंस दोनों का चाहिए। पर्सनल लेवल पर सोचो, मान लो कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ब्रूटल फैक्ट है कि कंपटीशन बहुत टफ है और लाखों स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अगर वो इस फैक्ट को इग्नोर करके सोचता रहे कि बस लक से हो जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो फैक्ट एक्सेप्ट करता है और साथ ही फेथ रखता है कि मेहनत और स्ट्रैटेजी से सक्सेस पॉसिबल है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी यही प्रिंसिपल है। मार्केट कंपटीशन टफ है, इकोनॉमी बदल रही है, कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो रही है, ये सब हार्श रियलिटीज़ हैं। ग्रेट कंपनीज इन फैक्ट्स को ओपनली एक्सेप्ट करती हैं और अडेप्ट करती हैं। वीक कंपनीज इग्नोर करती हैं और कोलैप्स हो जाती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स का मतलब है ग्राउंड रियलिटी से भागो मत, उसे आंखों में आंख डालकर देखो, चाहे वो कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। फिर उस रियलिटी के आधार पर राइट डिसीजंस लो और साथ ही ये फेथ बनाए रखो कि एंड में आप जीतोगे। यही बैलेंस ग्रेटनेस का रास्ता है। जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट किताब का चौथा प्रिंसिपल है द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। ये नाम सुनकर थोड़ा फनी लगता है, हेजहॉग यानी वो छोटा सा कांटेदार जानवर, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग बहुत डीप है। कॉलिंस कहते हैं कि ग्रेट कंपनीज कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड को सिंप्लीफाई करना जानती हैं। वो किसी भी चीज़ को बहुत सारे डायरेक्शंस में फैलाकर एनर्जी वेस्ट नहीं करती, बल्कि एक क्लियर और सिंपल फोकस पर कॉन्सेंट्रेट करती हैं। हेजहॉग कॉन्सेप्ट बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कंपनी या इंडिविजुअल को किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बन सके। अब सवाल ये है कि हेजहॉग से इसका क्या कनेक्शन है। कॉलिंस ने एक ओल्ड ग्रीक पैराबल का एग्जाम्पल लिया। उसमें कहा गया था द फॉक्स नोज मैनी थिंग्स बट द हेजहॉग नोज वन बिग थिंग। मतलब फॉक्स स्मार्ट है, अलग अलग तरीकों से हेजहॉग को पकड़ने की कोशिश करती है, कभी शॉर्टकट, कभी चालाकी, कभी स्ट्रैटेजी। लेकिन हेजहॉग को सिर्फ एक चीज़ आती है, खतरा दिखते ही खुद को गोल गेंद बना लेना और कांटे खड़े कर लेना। चाहे फॉक्स कितनी भी कोशिश कर ले, हेजहॉग हर बार बच जाता है। हेजहॉग अपनी एक ही स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है और वही उसे जीत दिलाती है। कॉलिंस कहते हैं कि ग्रेट कंपनीज भी ऐसे ही होती हैं। वो हर चीज़ करने की कोशिश नहीं करती, वो सिंप्लीफाई करके एक ही क्लियर एरिया चुनती हैं जिसमें वो बेस्ट बन सकती हैं। जबकि एवरेज कंपनीज फॉक्स की तरह होती हैं, कभी एक चीज़ ट्राई करती हैं, कभी दूसरी, कभी मार्केट ट्रेंड फॉलो करती हैं, कभी कॉम्पिटिटर्स की कॉपी करती हैं, लेकिन एंड में उनकी एनर्जी बिखर जाती है और वो ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच पाती। अब हेजहॉग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कॉलिंस ने 3 सर्कल्स का फ्रेमवर्क दिया। ये 3 सवालों पर बेस्ड है। पहला, व्हाट यू कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट, यानी आप किस चीज़ में दुनिया में सबसे अच्छे बन सकते हो। ध्यान रहे, यहाँ सवाल ये नहीं है कि आप किस में अच्छे हो, बल्कि किस में बेस्ट बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कंपनी सोचती है कि वो कस्टमर सर्विस में वर्ल्ड क्लास बन सकती है, तो उसको वहीं फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कंपनी एवरेज मैन्युफैक्चरिंग करती है तो ये अस्यूम करना कि वो वर्ल्ड क्लास बन सकती है गलत होगा। सेल्फ ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। दूसरा सर्कल है व्हाट ड्राइव्स योर इकोनॉमिक इंजन, यानी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ से आती है। सिंपल वर्ड्स में आपकी इनकम और प्रॉफिट किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। कुछ कंपनीज के लिए ये प्रॉफिट पर कस्टमर होता है, कुछ के लिए प्रॉफिट पर प्रोडक्ट या प्रॉफिट पर रीजन। ग्रेट कंपनीज क्लियरली समझती हैं कि उनका इकोनॉमिक इंजन किस चीज़ से चलता है। तीसरा सर्कल है व्हाट यू आर डीपली पैशनेट अबाउट, यानी वो चीज़ जो आपके अंदर फायर जगाती है, जिसे करके आपको मज़ा आता है, एक्साइटमेंट आता है। अगर कोई कंपनी या इंडिविजुअल किसी ऐसी चीज़ में लग जाए जिसमें उनका दिल ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में वो टिक नहीं पाएंगे। पैशन वो फ्यूल है जो किसी भी विजन को सस्टेन करता है। कॉलिंस कहते हैं कि ग्रेटनेस तभी आती है जब ये तीनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करें।
यानी जो चीज़ आप सबसे अच्छी कर सकते हो, जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करती है और जो आपके पैशन के साथ जुड़ी है, अगर ये तीनों एक जगह मिल जाएं तो वही आपकी हेडजहॉग कॉन्सेप्ट है। और वंस ये क्लैरिटी आ जाए तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक छोटा सा स्कूल है। अगर वो स्कूल सोचता है कि वो दुनिया में सबसे अच्छा बन सकता है होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट में, और उसका इकोनॉमिक इंजन ट्यूशन फी और पेरेंट सेटिस्फैक्शन से ड्रिवन है, और टीचर्स और स्टाफ का पैशन बच्चों को वैल्यूज़ और स्किल्स सिखाने में है, तो यही उनका हेडजहॉग कॉन्सेप्ट होगा। अब उन्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि कोडिंग क्लासेस डालें या रोबोटिक्स में कंपटीशन करें या सिर्फ एग्ज़ाम रिजल्ट चेस करें। उनका फोकस होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट, और उसी में वो ग्रेट बन सकते हैं। एक और एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट से लें। जब MS धोनी कप्तान थे तो उनका पैशन क्लियर था, टीम को जीत दिलाना और यंगस्टर्स को ग्रूम करना। इंडियन क्रिकेट का इकोनॉमिक इंजन ड्रिवन था जीत और पॉपुलैरिटी से, और धोनी को पता था कि वो बेस्ट बन सकते हैं काम लीडरशिप और फिनिशिंग स्किल्स में। यही उनका हेडजहॉग कॉन्सेप्ट था। उन्होंने हर बार सेम फॉर्मूला यूज़ किया, कूल माइंड, राइट डिसीजंस और फिनिशिंग तक टिकना, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें और टीम को ग्रेट बना गई। अब ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम तब आती है जब वो हेडजहॉग की तरह सिंपल फोकस करने के बजाय फॉक्स की तरह हर चीज़ ट्राई करने लगती है। कभी नया मार्केट, कभी नया प्रोडक्ट, कभी कॉम्पिटिटर की कॉपी। रिजल्ट ये होता है कि ना वो किसी चीज़ में बेस्ट बन पाते हैं, ना उनका इकोनॉमिक इंजन स्टेबल रहता है, और ना ही एम्प्लॉयज़ का पैशन सस्टेन होता है। कॉलिंस कहते हैं कि हेडजहॉग कॉन्सेप्ट ढूंढना आसान नहीं है, इसके लिए ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए। कई कंपनीज मान लेती हैं कि वो हर चीज़ में बेस्ट बन सकती हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इसलिए पहले ये क्लैरिटी लाना ज़रूरी है कि किस फील्ड में आप जेन्युइनली बेस्ट बन सकते हो और किस में नहीं। अब इस प्रिंसिपल को अपनी पर्सनल लाइफ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आप करियर चुन रहे हो। पहला सवाल पूछो, मैं किस चीज़ में जेन्युइनली बेस्ट बन सकता हूँ। दूसरा, मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ किससे होगी। तीसरा, मेरा पैशन कहाँ है। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान टीचिंग में पैशनेट है, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है, और उसका इकोनॉमिक इंजन ट्यूटरिंग या एजुकेशन बिजनेस से ड्राइव हो सकता है, तो उसकी हेडजहॉग कॉन्सेप्ट टीचिंग बन सकती है। अगर वही इंसान सिर्फ मनी देखकर IT जॉब चुन ले लेकिन पैशन ना हो, तो लॉन्ग टर्म में वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। ग्रेटनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही क्लैरिटी है। हेडजहॉग कॉन्सेप्ट आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। कॉम्पिटिटर्स फ्लैशी स्ट्रैटेजीज लाते हैं, लेकिन अगर आपकी हेडजहॉग क्लैरिटी स्ट्रांग है तो आप डिस्टर्ब नहीं होते। आप अपनी सिंपल लेकिन पावरफुल डायरेक्शन में स्टेडीली आगे बढ़ते हो। एक और ख़ास बात यह है कि हेडजहॉग कॉन्सेप्ट ओवरनाइट नहीं मिलता। कॉलिंस ने लिखा कि कंपनीज को इसे खोजने में सालों लगे। ये प्रोसेस क्वेश्चंस पूछने, ब्रूटल फैक्ट्स फेस करने और लगातार सोचने से डेवलप होता है। लीडर्स को बार बार ये 3 सर्कल्स रिविजिट करना पड़ता है जब तक क्लियर इंटरसेक्शन न मिले। अब सोचो, अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये प्रिंसिपल अपनाएं तो कितना पावरफुल हो सकता है। हम अक्सर हर चीज़ ट्राई करते रहते हैं, ये भी सीख लो, वो भी कर लो, करियर बदल लो, नया स्टार्टअप कर लो, लेकिन अगर हम अपना हेडजहॉग कॉन्सेप्ट ढूंढ लें तो लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी। हमें पता होगा कि कहाँ फोकस करना है और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हेडजहॉग कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है, डोंट ट्राई टू बी एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन बीइंग द बेस्ट एट वन थिंग दैट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, योर पैशन एंड योर इकोनॉमिक इंजन। यही लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस का रास्ता है। जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट किताब का 5वां प्रिंसिपल है कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब है, अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां हर इंसान डिसिप्लिन से काम करे। लेकिन यहाँ डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग रूल्स या हैवी ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ये वो डिसिप्लिन है जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है, यानी हर इंसान खुद समझे कि उसे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। अब सोचो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ सिर्फ स्ट्रैटेजी या रिसोर्सेज से नहीं आती। असली स्ट्रेंथ आती है कंसिस्टेंसी से, और कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब हर लेवल पर डिसिप्लिन हो, लीडरशिप से लेकर लोएस्ट लेवल के एम्प्लॉय तक। डिसिप्लिन मतलब अपने काम को सही समय पर, सही तरीके से और बिना शॉर्टकट्स लिए करना। ये वही चीज़ है जो कंपनीज को टेम्पररी सक्सेस से निकालकर परमानेंट ग्रेटनेस तक ले जाती है। कॉलिंस कहते हैं कि बहुत सी कंपनीज
फेल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनके पास या तो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होता या फिर ओवर ब्यूरोक्रेसी होती है। नो डिसिप्लिन वाली कंपनीज में लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, हर कोई रूल्स तोड़ता है और ब्लेम दूसरों पर डालता है। दूसरी तरफ ओवर ब्यूरोक्रेटिक कंपनीज में इतने सारे रूल्स और अप्रूवल्स होते हैं कि क्रिएटिविटी और स्पीड मर जाती है। ग्रेट कंपनीज का सीक्रेट ये है कि वहाँ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन होता है, यानी लोगों को इतनी फ्रीडम होती है कि वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, लेकिन उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो अपने काम को पूरा डिसिप्लिन से करें। अब सोचो, एक क्रिकेट टीम में अगर डिसिप्लिन ना हो तो क्या होगा? कोई भी प्लेयर प्रैक्टिस पर टाइम से नहीं आएगा, कोई फिटनेस मेंटेन नहीं करेगा, कोई कोच की बात नहीं मानेगा। रिजल्ट ऑब्वियस है, टीम हार जाएगी। दूसरी तरफ अगर हर चीज़ पर ओवर कंट्रोल हो, जैसे हर रन लेने के लिए कोच से परमिशन लेनी पड़े, तो प्लेयर्स दबाव में आकर अच्छा नहीं खेल पाएंगे। बेस्ट टीम वही होती है जहाँ प्लेयर्स डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उन्हें इतना ट्रस्ट और फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपने बेस्ट डिसीजंस खुद ले सकें। यही बैलेंस ही कल्चर ऑफ डिसिप्लिन है। ग्रेट कंपनीज इस कल्चर को बिल्ड करने के लिए पहले राइट पीपल चुनती हैं। अगर बस पर सही लोग हैं तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। रॉन्ग लोग ऑन बोर्ड होंगे तो या तो कैओस क्रिएट करेंगे या फिर उन्हें कंट्रोल करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे। कॉलिंस कहते हैं, जब आप अनुशासित लोग हों तो आपको प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती। When you have disciplined thought, you don't need bureaucracy. When you have disciplined action, you don't need excessive controls. इसका मतलब है कि जब लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं तो लीडर को बार बार मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूल्स लिखकर एम्प्लॉयज़ को पुश करने की बजाय वो खुद मोटिवेटेड रहते हैं और अपने काम को सीरियसली लेते हैं। अब डिसिप्लिन का रिलेशन हेजहॉग कॉन्सेप्ट से भी है। मान लो किसी कंपनी ने अपना हेजहॉग कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया, यानी 3 सर्कल्स का इंटरसेक्शन। व्हाट वी कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट, व्हाट ड्राइव्स आवर इकोनॉमिक इंजन और व्हाट वी आर डीपली पैशनेट अबाउट। अब डिसिप्लिन यही है कि कंपनी उसी कॉन्सेप्ट पर लेज़र फोकस रखे, हर प्रोजेक्ट, हर डिसीजन और हर इन्वेस्टमेंट को उसी लेंस से देखे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अट्रैक्टिव लगे लेकिन हेजहॉग कॉन्सेप्ट से बाहर हो तो डिसिप्लिन्ड कंपनी उसे रिजेक्ट कर देती है। एवरेज कंपनीज डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाती हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड कंपनीज स्टिक रहती हैं। एग्जाम्पल से समझो, इमेजिन एक रेस्टोरेंट है, उसका हेजहॉग कॉन्सेप्ट है बेस्ट ऑथेंटिक इंडियन फूड इन टाउन। अब उसके पास एक मौका आता है कि वो बर्गर्स और पिज्ज़ास भी सेल करे। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट डिसिप्लिन्ड है तो वो अपने विजन पर फोकस रखेगा और कहेगा, हम बर्गर्स में बेस्ट नहीं बन सकते, हमारा पैशन भी नहीं है और ये हमारे इकोनॉमिक इंजन को भी वीकन करेगा, इसलिए नो। यही डिसिप्लिन्ड डिसीजन मेकिंग है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।